19 मिलियन टन जो है मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ है। जरूरत है अवेयरनेस की। नेट पे मैं भी खाना बनाने का तरीका देख सकता हूँ, लेकिन खाना बना नहीं सकता। Set your own price, try to find better deal for you. जो environment है, it's too much polluted. हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं गैस भी नहीं आ रही, उसको बॉयल कैसे करें? ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि चुप करके अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, परफॉर्म करते रहे। मुझे नहीं पता कि कामरान सोचते हैं नहीं, शादी हो चुकी है, बच्चा भी है मेरा। ममनू है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूँ वर्दा शुएब। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे से, आज भी कोट ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन कामरान, मैं जी ये बताइए आप कि आप अक्सर इवनिंग में न्यूज़ कर रहे होते हैं, कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह आके? अच्छा, सुबह सुबह उठना एक सबसे पहले नया एक्सपीरियंस है, एक नई दुनिया। कल भी मैं वर्दा को बता रहा था कि बहुत अरसे बाद मुझे सुबह उठने का इत्तेफाक हुआ है और बिल्कुल ही नई दुनिया आबाद है। बाहर निकलते हैं, स्कूल के बच्चे आप देखते हैं, सड़कें खाली होती हैं। एट टाइम्स लाइक शाम को जब आ रहे होते हैं तो सड़कें जो है कराची की वो बिल्कुल जैम पैक्ड होती हैं, उरूज पे होती हैं। और वैसे भी आज इन दिनों में अगर आप किसी को सुबह उठाने की ड्यूटी दे दें कि भाई सुबह उठना है आपको, तो भाई ये तो समझें कि थोड़ी सी सजा ही बन जाती है जो शाम के उठने वाले। नहीं, और सर्दी में वैसे भी आपको नींद ज्यादा आती है। हाँ, उठा भी नहीं जाता ना, सुस्ती भी होती है। और जिनको आदत भी ना हो सुबह उठने की, वो तो वैसे ही कहते हैं सुबह सुबह उठना है यार, ये क्या हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको कामरान? आर यू एंजॉयिंग? मिक्स फीलिंग्स है। मिक्स फीलिंग्स है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे से। तो जनाब, आज गालिब का यौम पैदाइश है, आज वो मनाया जा रहा है। और इसी मुनासबत से आज के दिन का आगाज हम उन्हीं के एक शेर से करेंगे। कहते हैं कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, तो ऊपर वाले पर यकीन रखें, कभी हिम्मत ना हारें, डटे रहें, बेशक कामयाबी आपकी मुंतजिर है। राइट कामरान? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। बल्कि एक और बात कहते हैं कि जब जो अंधेरा है ना बहुत गहरा हो जाए तो समझ लें कि सुबह करीब है। तो जब आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ रही हों तो आप समझ जाएं कि बहुत जल्द ये मुश्किलात खत्म होने वाली हैं और फिर एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। नई सुबह का आगाज होने वाला है, एक नई किरण की आप जो है उम्मीद हमेशा रखिए कि उम्मीद की दुनिया कायम है। और इसी के साथ ही नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मादरे जमहूरियत की शहादत के 15 साल बेनजीर, वाकई बेनजीर थी, जो खुद तो चली गई लेकिन उनकी मीरास आज भी सियासतदानों के लिए मशअल राह है। जमहूरियत के लिए उनकी जिद्दोजहद पर खुसूसी नजर डालेंगे आज के प्रोग्राम में। पंजाब हुकूमत आखिरकार जाग गई। लाहौर में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए इनकलाबी इक़दामात, कचरे को ठिकाने लगाने के लिए माहौल दोस्त इक़दामात बदतरीन हालात में बेहतरीन कदम है। कप्तान और दिलों के कप्तान ने दिल लूट लिए। सरफराज अहमद की कौमी टीम में यादगार वापसी, बाबर आजम के साथ 196 रन की शिराकत। सेंचुरी का संगे मील तय न कर सके लेकिन टीम को बहरान से निकाल गए। और चम्मच और कांटे का बेहतरीन इम्तिजाज, अली चांद के फनपारों की क्या ही बात, कराची के अनोखे आर्टिस्ट के हर तरफ चर्चे हैं। कामरान, ये आपने देखा है, ये इतना अमेजिंग आर्ट है, मैंने देखा है इनको और इनकी चीज़ों को भी देखा है जो ये फन पारे बनाते हैं। आपको पता है इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। ये सिर्फ फोक जो हम खाते हैं जिस चीज़ से, वो इतने सारे फोक्स जमा करते हैं, स्पून्स जमा करते हैं और मल्टीपल उनसे जो है वो कोई ना कोई आपके एक डेकोरेशन पीस बना देते हैं। ओके, मैंने नहीं देखा है तो होपफुली आज के प्रोग्राम में मुझे भी देखने का इत्तेफाक होगा और मुझे भी देख के पता चल जाएगा कि व्हाट्स इट्स एक्चुअली अबाउट। इट्स रियली अ वेरी क्रिएटिव एंड डिफरेंट यूनिक थिंग। तो आज हम आपको अपने शो में दिखाएंगे। व्यूअर्स, आप भी वेट कीजिएगा और देखिए किस तरह से ये एक अनोखी एक आर्ट लेके आए हैं आपके सामने। और अब फिलहाल टॉप ट्रेंड की कुछ बात कर लेते हैं कामरान। अब जो जनाब टॉप ट्रेंड में शामिल है पाक वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां पे 54,000 से ज्यादा लोग अब तक ट्वीट कर चुके हैं। और पाक वर्सेस न्यूजीलैंड के क्यों ट्रेंड में, ये हम जानते हैं क्योंकि मैच हुआ है, टेस्ट मैच चल रहा है और आज दूसरा रोज है इसका। और क्रिकेट शायकीन की जानिब से जो एक कहेंगे कि एक 54,000 जो हैं वो इन्होंने लोग अब तक ट्वीट कर चुके हैं। एब्सोल्युटली। और बाबर आजम की बात करें तो वो भी टॉप ट्रेंड में हैं। कौमी स्टार खिलाड़ी हैं बाबर आजम, टॉप ट्रेंड्स का हिस्सा हैं। 161 के साथ आज दोबारा वो दूसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर पहले नंबर पर वो आ गए हैं और टॉप ट्रेंड में अब तक
15,000 से जायद जो सार्फिन हैं वो ट्वीट्स कर चुके हैं। और उसके साथ ही एक और टॉप ट्रेंड कर रहा है आज जो ट्विटर पे है, वो है सलाम बेनज़ीर भुट्टो। शहीद बीबी की बरसी भी टॉप ट्रेंड में शामिल है और 22,000 से ज़ायद लोग सोशल मीडिया पर अब तक ट्वीट कर चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम बीबी के ही हवाले से, क्योंकि आज की जो तारीख है वो ज़िंदगी भर हमेशा हमें, क्योंकि बेनज़ीर वाकई बेनज़ीर थी, वो किसी और दुनिया के लिए ही बनी थी और इसीलिए कुदरत ने हमें उनसे महरूम कर दिया। जब तक वो हमें थी, कौन सा जुल्म था जो उन पर नहीं ढाया गया। अगर हम बात करें उनकी जवानी की, तो नौजवानी में ही उनके सर से बाप का साया छीन लिया गया, बूढ़ी माँ के साथ जेल में डाल दिया गया। जवान भाइयों की पहले जिलावतनी में उन्होंने जुदाई बर्दाश्त की और फिर देश देश के धक्के खाने पर उनको मजबूर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इन तमाम तर मुश्किलात का बखूबी से सामना किया, हिम्मत से वो डटी रहीं, उन्होंने सामना किया और आखिर में जी बिल्कुल। जो आमिर था मुशर्रफ वो भी उनसे मुफाहमत पर मजबूर हो गया और 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस वो लौटी तो उन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन दहशतगर्दों की ये कार्रवाई भी बीबी को खौफजदा ना कर सकी। वो नए हौसले और जज्बे के साथ अवाम में वापस गईं और रावलपिंडी के लियाकत बाग के जलसे में शहीद कर दी गईं। नो डाउट, बेशक बहुत ही कर्ब तरीन दिन था। आज का ही दिन था, 27 दिसंबर 2007 था, जिस दिन बीबी शहीद बेनज़ीर हमसे बिछड़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैं वो गड़ी खुदा बख्श में ही मौजूद हैं, शहजाद अली, उनसे भी इस हवाले से तफसीलात मालूम करेंगे। जबकि हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी जानिब भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले गड़ी खुदा बख्श चलते हैं। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर हैं गड़ी खुदा बख्श के, मंजर कशी कीजिएगा। जी, दुख्तर मशरिक और शहीदो फ़ख्र जमहूरियत शहीद रानी का लक़ब पाने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी जो है वो आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ताहम मरकज़ी तकरीब पीपल्स पार्टी की जानिब से गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में मुनक्किद की गई है। मैं इस वक्त मज़ार के मौजूद हूँ और आज सुबह सवेरे से ही जब हम यहाँ पे पहुँचे तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की सर्दी और शदीद ठंड के बावजूद मज़ार पहुँची हुई है, जो अपने शहीद कायदीन को मज़ार के अंदर जाके अकीदत और तहसीन के नजराने पेश कर रहे हैं और एक अज़म का अता कर रहे हैं कि इस भुट्टोइज़म की मशले राह बना के जो है वो अपनी जमहूरियत की तहरीक को जारी रखेंगे। एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की भी यहाँ पे मौजूद है। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज दोपहर के वक्त जलसा किया जाएगा, जिससे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरकज़ी रहनुमा जो हैं पीपल्स पार्टी के वो खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पहले से ही ये अपने ट्विटर पैगाम में कह चुके हैं कि वो एक अहम जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें खारजा पॉलिसी और मुल्की मसाइल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतहाई जो है वो ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए हैं। तमाम गेट्स को जो है वॉक थ्रू से कवर किया गया है और तकरीबन 8,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पे मामूर हैं। ट्रैफिक का प्लान सेपरेटली तरतीब दिया गया है, ट्रैफिक जोन्स अलग अलग बनाए गए हैं ताकि आने और जाने वालों को किसी तरह की जो है वो दिक्कत का सामना ना हो और तमाम जो है वो कवरेज CCTV कैमरा से की जाएगी और उसको सिक्योरिटी जो है उसको बड़ा सख्त किया गया है। और इस वक्त जो है वो काफिलों की आमद का सिलसिला आप बता रहे हैं कि सख्त इंतजाम किया गया है और सुनने में ये भी आया है कि शुरू में कुरानंदाजी की जाएगी और लंगर भी दिया जाएगा लोगों को, वहाँ पे आने वालों को। आगे बढ़ते हैं और नज़ीर लगारी साहब की जानिब। नज़ीर लगारी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नज़ीर लगारी साहब, आप बहुत करीब रहे पीपल्स पार्टी के, तो आप बताइए 27 दिसंबर जब भी आता है हर साल हमारा ज़ख्म ताज़ा हो जाता है, तो क्या कहेंगे आप बेनज़ीर की शहादत के बारे में कि जिन्होंने जुल्म सहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया गया जब तक वो हयात थी और उसके बाद आज जो हालात हैं उसके ऊपर प्लीज़ कुछ रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। ये एक तवील दास्तान है। हम अगर इसको आखिर से शुरू करें कि शहादत से कुछ दिन पहले यहाँ बिलावल हाउस कराची में उनने कुछ अहबाब को जो मीडिया से थे और सियासत थे उनको बुलाया और उनके साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैंने ये आप लोगों को सहाफ़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बुलाया है और मैं आपके सामने एक सूरत हाल रखना चाहती हूँ, उसके बाद हमें मशवरा दिया जाए।
तो सियासी लोगों का मैं बता सकता हूँ कि फहमीदा मिर्ज़ा थी, नाहिद खान थी, नाहिद खान के शौहर थे अब्बासी साहब सफदर, और एक दो और लोग, शायद शेरी रहमान थी, और उनके अलावा सहाफ़ी हमारे अपने दोस्त थे, महमूद शाम साहब थे, काजी असद आबिद थे, वामिक ज़ुबैरी थे, और चूँकि ये सब लोग मौजूद हैं, सईद खावर थे, ये लोग मौजूद थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुलाकात में की जाने वाली बातों को सामने लाएं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जब यहाँ पहुँची हैं पाकिस्तान में, और 17 अक्टूबर को यहाँ पहुँची, और 17 अक्टूबर को उनकी रैली रवाना हुई है एयरपोर्ट से, और रात के 7 बजे, फिर रात का 1 बज गया, और उन्होंने टोटल 4.5-5 किलोमीटर का सफ़र किया, और ये तकरीबन लगभग 17-18 घंटे का सफ़र था जो इतने अरसे में तय हुआ था। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है धमाका होता है। अच्छा, धमाके से पहले उन्होंने खुद बताया कि जो उनकी इतलात थी ये है कि पहले तो ये हुआ कि अभी उनका कारवां पुल क्रॉस नहीं कर पाया था, ये जो कारसाज का है, तो यहाँ पहले बत्तियाँ बुझा दी गई। तो उन्होंने कहा मुझे शक हुआ कि प्रॉब्लम होने वाली है, कोई मसला होने वाला है, कि स्ट्रीट लाइट्स बुझा दी गई हैं। और उसके बाद जो है फिर अगली कार्रवाई होती है कि एक बच्चा मुझे देने की कोशिश की जाती है। तो मैं तमाम लोगों से कहती हूँ कि ये बच्चे को कोई भी ना ले, ये बॉबी ट्रैप हो सकता है, और इसके साथ बम बांध कर जो है कोई वारदात की जा सकती है। तो मैंने सख्ती से मना किया सबको कि नहीं, इसको नहीं करना है। फिर उन्होंने कहा मुझे ये इतला मिली कि 3 जो अफराद हैं वो दाखिल हुए हैं, और उन्होंने एक शहर का नाम लिया कि वहाँ से इनको मॉनिटर किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड पर आनी चाहिए, और इनको हमारे दोस्तों को भी लाना चाहिए कि ये चीज़ें उन्होंने इब्तदाई इंफॉर्मेशन शेयर की थी 17 अक्टूबर के वाक़े के बारे में, 18 अक्टूबर के वाक़े के बारे में। रात का 1 बजे के करीब जो धमाका हुआ है तो तारीख बदल चुकी थी, 18 अक्टूबर हो चुकी थी। तो ये वाक़यात उन्होंने उस वक्त बताया, और उन्होंने कहा कि कौन मॉनिटर कर रहा था, ये बात भी उन्होंने की थी। तो मैं चूंकि इस हद तक जो चीजें सामने आ सकती थी मैं बता सकता था, वो मैंने बताया है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो मेरे ख्याल में कई लोग मिलकर बात करें तो ही ज्यादा मुनासिब होगा, और बैठकर सर उन्होंने अब एक और चीज भी लगाई साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जो कुछ नाम भी लिए गए क्या इस मुलाकात में कि उन पे हमला करने में कौन कौन मुलव्विस हो सकता है, और अगर वो उनकी जान चली जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, इस हवाले से भी क्या इस मुलाकात में बात हुई? मेरे ख्याल में नाम तो मैंने अर्ज किया है कि एक नाम लिया गया था, लेकिन उनके जो पीछे जो इस कार्रवाई को करवाने वाले थे वो भी, उनके बारे में भी इशारा किया था उन्होंने। और वो जो नाम लिया गया था वो बाद में उसको भी कत्ल कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हैं अभी रिकॉर्ड, इस पर आना चाहिए, और जाहिर है हम कहीं ना कहीं लिख जाएंगे, लेकिन ये कि बहुत सी चीजें जो हैं अभी उनका वाज़ेह होना जरूरी है। और लिंक था, यानी एक ग्रुप ऑपरेट नहीं कर रहा था, एक से ज्यादा ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे, और उन्हें इस बात का इल्म था कि कई ग्रुप जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें टारगेट करना चाहते हैं। इन बातों को उन्हें मालूम था कि उनकी जिंदगी को खतरा है, उन्हें मालूम था कि लगाई साहब उनको थ्रेट्स भी आए थे, थ्रेट्स भी थे उनको दिए गए थे जब वो यहाँ आ रही थी पाकिस्तान वापस। ये उनको मना किया गया था, बल्कि उससे एक दिन पहले जब वो आई और रात को जो हुकूमत की तरफ से हैंडआउट जारी किया गया था महकमा दाखिला सिंध की तरफ से, तो उसको ही अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि बीबी को पेट्स थे, उनको धमकियां दी जा रही थी, उनको मना किया गया था, और अपनी जिंदगी में भी वो इस तरह की बात करती रही हैं। लेकिन अब बात सर ये है कि एक लेगेसी वो छोड़ के गई हैं जिसको
अब जो हमारे करंट सियासतदान हैं उनको फॉलो करने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगी पीपल्स पार्टी उनके बेटे के कंधों पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपनी माँ का जो ख्वाब था वो उसको पूरा करें और पाकिस्तान की सियासत को उस तरीके से लेके चल जैसे उनकी माँ लेके चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल बात करते हैं आलमी बॉक्सर आमिर खान की। पहलवानों के शहर गुजरावाला आमद हुई है। ठीक है, आमिर खान ने मकामी होटल में चाइनीज और पाकिस्तानी देसी खानों से उन्होंने लुत्फ उठाया। पाकिस्तानी स्टार बॉक्सर आमिर खान ने अपना ऑर्डर खुद सामने बैठकर तैयार करवाया और चाइनीज और पाकिस्तानी खानों से लुत्फ अंदोज भी हुए हैं। बिल्कुल, और आमिर खान का कहना था कि यहाँ के मशहूर खानों के बारे में सुना तो था और वाकई गुजरावाला का खाना बहुत जायकेदार है। अभी किस रेस्टोरेंट में है ये भी देखा जाए। वैसे वाकई इंटीरियर अगर हम चले जाएं पाकिस्तान में अपने कामरान, आप चाहे मुल्तान चले जाएं, गुजरावाला चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, वहाँ के खाने बहुत जायकेदार होते हैं और बहुत ही मशहूर होते हैं। आमिर खान भी खानों के शौकीन हैं और वो भी खा रहे हैं, लेकिन वो जिम भी करते हैं। जिम भी करते हैं, जिम तो आप भी करते हैं, लेकिन आप खानों के शौकीन क्यों नहीं है? मैं कामरान को बताती हूँ कहाँ कहाँ जाना है सर्दी में खाना खाने के लिए। आप जाके लीजिए, एक ब्रेक मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वीकेंड में आपको जाना चाहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब जिक्र कर लेते हैं हम कुछ सफाई का। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है, यानी हमें खुद भी साफ रहना चाहिए और अपने अतराफ को भी साफ रखना चाहिए। मगर इसके अगर हम ऑपोजिट देखें तो हम अपना रवैया अगर रोड्स पे देखें तो बहुत शर्म आती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई गाड़ी हो कचरा फेंक रहा है, कोई गाड़ी से कोई कुछ कर रहा है और बदले में हम हुकूमत को कोसते हैं कि सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बहुत बुरे इंतजाम किए गए हैं। एज ए सिटीजन अपनी कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे होते हैं। हम यही लोग हम बाहर मुल्क चले जाते हैं तो वहाँ पे हम मजा रहे कि हमको एक रैपर भी कैंडी का फेंक रहे हो, क्योंकि पता है उनका जुर्माना हो जाता है, उसके बाद टिकट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम रोडों पे खड़े होकर वहीं फल के फ्रूट्स के ठेले पे खड़े होते हैं, फ्रूट्स खा रहे होते हैं और फ्रूट्स के छिलके ऐसे ही फेंक रहे होते हैं। बिल्कुल, और बच्चों के साथ बैठ के जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो फिर बच्चों को भी वही सीख मिल रही होती है। गाड़ी में बैठे हुए रैपर उठाया और उसी को शीशा नीचे किया और बाहर नीचे। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे बड़े बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे एलीट लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो लोग होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और फिर वो ट्रांसफर हो रहा है बच्चों में। अगर बागों के शहर लाहौर की बात करें तो तकरीबन रोजाना 5000 टन कचरा वहां पर जमा होता है और लाहौर के करीब ही एक एरिया है लखू डेर जहां पर ये कचरा डंप किया जाता है। महमूद बोटी की बात की जाए और लखू डेर की बात की जाए तो ये दोनों मकाम है जहां पर लाहौर के कचरे को डंप किया जाता है। इस वक्त भी वहां पर 19 लाख कचरे का जो पहाड़ है वो वहां पर मौजूद है। जिसकी वजह से पता है हो क्या रहा है, इस ढेर की वजह से, कचरे के ढेर की वजह से पूरा पहाड़ जमा हुआ है, इसकी वजह से मीथेन गैस पैदा हो रही है जो कि फिजाई आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह भी करार दी जा रही है। और इस कचरे के बायस अतराफ की जमीन पर और फिर लाहौर की पूरी जो हवा है वो उसको नुकसान हो रहा है, पूरी आबो हवा को नुकसान हो रहा है जो कि नाकाबिले बयां है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली अन्नान कमर साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक है। उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। कमर साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि लाहौर की, हम समझते थे कि आबादी कराची के मुकाबले में कम है, लेकिन वहां पे जिस तरह का कचरे की तादाद हम देख रहे हैं कि 19 लाख टन कचरा जो है उसका पहाड़ जमा, जिसकी वजह से मीथेन गैस रिलीज हो रही है, तो डेली बेसिस पे कितना कचरा निकलता है लाहौर से और आप लोग इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने आज मौका दिया हमें बात करने का। लाहौर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है जी इस वक्त मौजूदा, और हम तकरीबन 4 से 5000 टन जो है कूड़ा डेली लिफ्ट कर रहे हैं। इस कूड़े को उठाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास 10,000 वर्कर्स का फ्लीट है, 1500 गाड़ियाँ हैं हमारी, व्हीकल्स है, मुख्तलिफ किस्म कंटेनर्स और ये लोडर्स वगैरह, और ये मिल के हम दिन में 3 दफ़ा शहर की सफाई करते हैं, तब जाके हम ये टारगेट मीट करते हैं। ठीक, आपकी बात मैं सुन रहा था अभी इंट्रो में, तो मैं उसको तो थोड़ा अगर 2 मिनट दे उसकी जरूर आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में लोगों ने फिक्स किए हुए दिन के 2 से 3 दिन हफ्ते में लोग अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं, जबकि लाहौर शहर में हम दिन में 3 दफ़ा कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं और वो कंपनीज उठा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेंडेंसी कितनी गलत है और कितनी गलत रविश है कि हम समझते हैं हर चीज़ जो आपके घर में जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको उठा के बाहर फेंक दे, गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सर अब एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। अब हमने देखा है कि दुनिया भर में जो एनर्जी है
वो कूड़े से प्रोड्यूस की जाती है। तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई तरीका राइज नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी इस तरह का कोई इकदाम उठाए कि एनर्जी की वैसे भी दुनिया भर में किल्लत है, पाकिस्तान में तो और ज्यादा है, तो इस तरह का कोई चीज बने। बहुत सी हमने सुना था कंपनीज भी इंटरेस्ट शो कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखें हमारे पास आपने अभी बताया कि 19 मिलियन टन जो है मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ है, पिछले 10 साल से हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है और ये कहीं पे भी नहीं जा रहा। ये मीथेन गैस भी मिट कर रहा है, ज़मीनी माहौल पानी भी ख़राब कर रहा है। तो उसको यूज़ अप करने, कंज्यूम करने का एक बेहतरीन तरीका है कि उसको बर्न करके उससे एनर्जी हासिल की जाए। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, चाइना में, यूरोप में हर जगह इस्तेमाल होती है और इससे दुनिया जो है अपना जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज़ करके उसे एनर्जी हासिल कर लेती है, जो फिर आगे इंडस्ट्री में और मुख्तलिफ जगह पे काम आती है। तो इस सिलसिले में हमने भी 2 कंपनी से बात चल रही है हमारी, एक नॉर्वेजियन कंपनी और एक जर्मन कंपनी है। वो आए भी हैं, उन्होंने हमारा जो लखों डेयर भी विज़िट भी किया है, उन्होंने साइट भी देखी है एंड देव एग्रीड कि इससे एनर्जी बन सकती है। तो इंशाल्लाह ताला उस पर काम हो रहा है। हुकूमत पंजाब जल्द ही उनके साथ फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेगी। चलिए अच्छी बात है। लेकिन कमर साहब, मुल्क दुनिया भर में सुनने में आ रहा है कि हम प्लास्टिक जो जगह जगह शॉपर्स पड़े हुए होते हैं वो कचरे के तौर पे जब कहीं फंस जाते हैं तो वो एक माहौल के ऊपर हमारे बहुत बुरा असर डालते हैं। और अगर हम लाहौर देखें, यहाँ अपने मुल्क की बात करें तो हमारे यहाँ तो प्लास्टिक के शॉपर्स आपको जगह जगह नालियों में, इधर उधर रोडों पर पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं। तो इसके लिए हम कोई एकदम क्यों नहीं करें? क्योंकि यूजुअली हम वेस्ट को रिसाइकिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते कि जी आप प्लास्टिक शॉपर्स अलग रखें और जो आपका वेजिटेबल का जो, बल्कि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक के बैग्स को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, उसको सेपरेट भी किया जा सकता है, उसको रिसाइकिल के इस्तेमाल भी लाया जा सकता है ना। जी, इसमें 2 चीज़ें जी। एक तो मैं कहूँगा जो सिविक हैबिट है हमारी, जो लोगों की, जो शहरियों की आदत हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है। ये मुमकिन नहीं है कि 1.5 करोड़ आबादी डेली अगर बाहर निकले तो जो दिल करे रैपर, चॉकलेट का, चिप्स का या शॉपिंग बैग वो रोड पे फेंक दे और फिर वो एक्सपेक्ट करे कि जी गवर्नमेंट उसको पिक करे। इट्स नॉट पॉसिबल। हर रोड पे अब हज़ारों किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड्स हैं, हज़ारों लाखों घर हैं लाहौर में, हर गली मोहल्ले की सफाई इस तक मुमकिन नहीं होगी जब तक शहरी खुद इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे और जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे। हम लोग हर नुक्कर कोने को साफ कर नहीं सकते। सही बात है। अलबत्ता ये जो दूसरी आपने बात की वो है लेजिस्लेशन, उसकी भी ज़रूरत है। इस्लामाबाद में कोशिश की गई है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो शॉपिंग बैग है इसके इस्तेमाल पे बैन लगाया जाए और इसकी जगह हम दूसरे थैले, जो पुराने वक्तों में बुजुर्ग हमारे इस्तेमाल किया करते थे, घर से थैला लेके निकलते थे और जाके बाजार से चीज़ लेके वापस आ जाते थे। या पेपर बैग्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पेपर बैग्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ग्रोसरी वगैरह के लिए। जी बिल्कुल। कमर साहब ये बताइएगा कि आप जब से आए हैं तो आपने क्या अहम मेजर इकदाम किए हैं इन तमाम चीज़ों के लिए वेस्टेज से रिलेटेड? इसमें मैडम मेरी जो मेन फोकस है ना वो अवेयरनेस पे है, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि हम रोज़ से 4 से 5 हज़ार टन कूड़ा तो उठा रहे हैं। जो मुझसे पहले ऑफिसर थे वो भी ये काम कर रहे थे और शायद मेरे बाद वाले भी यही काम करेंगे। तो ज़रूरत है अवेयरनेस की। हम जाना चाहते हैं सेग्रीगेशन के ऊपर। हर घर के अंदर देखें आप भी, जो किचन अपना देखें तो उसमें एक किचन वेस्ट होता है जिसको ग्रीन वेस्ट कहते हैं, सब्जी छिलके फल वगैरह जो होते हैं, और एक ड्राई वेस्ट होता है जिसमें प्लास्टिक, कागज, जिसकी अभी हम बात करते 3 प्रोसीजर्स के ऊपर। जी मैडम, तो हमारी वो कोशिश ये है कि हम रिड्यूस करें एट सोर्स, घर से ही कूड़ा कम निकले और उसके बाद उसको जब आप सेग्रीगेट कर लेंगे, यानी मैंने मुख्तलिफ जगह पे शहर के अंदर 3 कलर्स की बिन्स रखवाना शुरू कर दी हैं। ग्रीन कलर फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, येलो फॉर प्लास्टिक, पेपर एंड ऑल, और जो रेड है वो हैजर्डस के लिए। उसमें कोशिश ये, रिक्वेस्ट ये लोगों से कि इन कलर्स को देखें। सही। और मैंने अपने सामने एक तो सर इस हवाले से कोई आगाही मुहिम भी चलाई गई है कि लोगों में इस चीज की कम से कम आगाही भी पैदा हो कि ये बिन्स मुख्तलिफ कलर्स की किस लिए हैं और कौन सी बिन में कौन सा कचरा फेंकना है? जी बिल्कुल, इसको हमने ना अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमारी टीम्स भी वर्किंग में हैं। हमने सोशल मीडिया जैसे पे भी काम शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप लोगों के पास भी आते हैं और जगह जगह मैंने 3 कलर्स की बिन्स भी रखवा दी हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट ये, कोशिश हम ये कर रहे हैं, हम स्कूल में भी जा रहे हैं, हम कॉलेज में भी जा रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स। रिक्वेस्ट ये लोगों से है कि जी कि अपने घर का जो वेस्ट है उसको एट सोर्स ही कम करें। आइडियली जो किचन वेस्ट है उसको सेपरेट होना चाहिए, बाकी वेस्ट को सेपरेट करें। बाहर ला के आप इन कंटेनर्स के अंदर फेंकें, यहाँ से हम उठा लेंगे और इसको जाके डंप करेंगे तो ये वेस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस भी हो जाएगा, रीयूज भी हो जाएगा, रिसाइकिल भी हो जाएगा। डेली बेसिस पे नंबर्स वैसे क्या है अली साहब? डेली बेसिस पे इस वक्त लाहौर में कितना कचरा प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें से कितना आप लोग मैनेज कर रहे हैं और उठा भी रहे हैं?
हम जी तकरीबन जो हम उठा रहे हैं इस वक्त 10,000 बंदे के साथ, वो अराउंड 4 से 4,500 टन है। इसमें मलबा भी अगर शामिल कर लें तो ये 5,000 टन निकल जाता है। लेकिन जो परेशानी वाली बात है लाहौर के लोगों के लिए वो ये है कि ये 5,000 टन जो डेली पैदा कर रहे हैं ये कहीं जा नहीं रहा, ये उनके बगल में ही पड़ा हुआ है और लखो डेर में पड़ा हुआ है और वहाँ पे ये माहौल भी ख़राब कर रहा है। तो कमर साहब हम देख रहे हैं कि लाहौर में स्मोक भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह भी क्या है कि कचरे के ढेर हैं, एक वजह ये भी करार दी जा सकती है। स्मॉग में मैडम, स्मॉग में जैसे अभी वीडियो में देख रहे हैं जो रोड के साइड पे मिट्टी पड़ी होती है वो डस्ट कंट्रीब्यूट करता है। उस पर जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से इसने स्पेशल कैंपेन्स चलाई हैं और हमने लिटरली टनों में ये मिट्टी उठाई है, रोड्स की साइड से उठाई है। इसके अलावा हमने वॉशर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, हम पानी से रोडों को धोते हैं रात को, ताकि जो एक्स्ट्रा डस्ट है जिसको आप फ्यूजिटिव डस्ट कहते हैं वो डस्ट जो है वो सेटल रहे और स्मॉग में कमी आए। और लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया कमर साहब, थैंक यू सो मच। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट लाहौर से मौजूद थे कमर अन्नान साहब, और उन्होंने मेंशन किया कि प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने वेस्ट को सही तरीके से फेंका जाए ताकि उन लोगों को भी आसानी। लेकिन एक और जो काबिल गौर बात यह है कि वेस्ट अगर उठा भी लेते हैं तो उसके बाद उसको भी किसी ऐसी जगह पे फेंक दिया जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है। यही आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने कोरोना के दौरान चम्मच और कांटों की मदद से एक डिफरेंट एक क्रिएटिव आर्ट क्रिएट किया और फिर उनके काम में उन्होंने खुद ही महारत हासिल की। और आपको अपने सामने अगर मैं चाहूंगी कि मास्टर शॉट दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने चम्मच और कांटों से चीजें बनाई हैं। अली चांद हमारे साथ मौजूद हैं, हमको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अली साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये देखिए, आप ये देख सकते हैं इनका एक, ये क्या बनाया है आपने? ये बक्स बनाया हुआ है, ये बग बनाया है और ये देखें ये आप कहीं भी रख सकते हैं किसी भी जगह से, ये मूव करता है। और ये बग आपने चम्मच से बनाया है चम्मच और ये टर्न जो किए हैं इसकी ये आइडिया वैसे आया कहाँ से आपको? लाइक जब आम बंदा देखता है इन चीज़ों को तो वो बंदा सोचता है कि किसी ने सोचा ही होगा ना, तो हाउ एंड व्हाई? बेसिकली मैं पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ, आर्ट में बड़ी दिलचस्पी है मुझे, पेंटिंग वगैरह करता रहता हूँ। तो भी कोरोना के दौरान नेट पे बैठे हुए कुछ सर्च किया आर्ट के मामले में कुछ मुख्तलिफ हो, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी जो किचन की जो आइटम है उसको इस्तेमाल किया गया। चमचों को, चमचे बेसिकली खाने के लिए होते हैं और दूसरे बेसिकली मजाक में चमचों को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कोशिश की कि इस चमचों को किसी और अच्छे काम में लगाया जाए। ओके, अच्छा ये नए चम्मच हैं या फिर यूज में चम्मच लेते हैं, कैसे करता है ये सारे चम्मच यूज हैं जो मार्केट में मिलते हैं। ओके अली, आपका मुझे जहाँ तक याद पड़ा आपका ताल्लुक थिएटर से भी कहीं था ना, आर्ट्स में आप उसमें कुछ करते थे काम, फिर वहाँ से जब कोविड में वो काम खत्म हो तो फिर आप इस तरफ आए। थोड़ा सा बताइएगा अपनी हिस्ट्री, किस तरह से आपने एक तगोदो की, एक जदोजहद की जहाँ जिस पे आपने यहाँ तक पहुँचे? जी तकरीबन 20-22 साल मैंने स्टेज फील्ड में काम किया, स्टेज डिज़ाइनिंग वगैरह करता था। जैसे उमर शरीफ साहब है, सिकंदर सनम, लियाकत सोल्जर साहब, रऊफ लाला, इन सबके ड्रामोज मैंने सेटअप लगाए सही, और उसके अलावा काफ़ी शोज मैंने किए हैं। ओके, अब सेटअप लगाते थे आप? यस, थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा इन चीज़ों के बारे में। ये चीज़ों के बारे में आइडिया आपको कैसे आया? क्या आया जब आप ये बना रहे होते हैं? बनाते बनाते कोई चीज़ बना लेते हैं या फिर पहले आप सोचते हैं कि ये चीज़ बनानी है और उसके लिए मुझे ये चीज़ चाहिए होगी? ये कैसे बनाया और ये क्या? ये इसको भी चिड़िया ही कहेंगे, एक बर्ड है ये, बिल्कुल एक चिड़िया है। और ये कहीं भी आप एज ए डेकोरेशन पीस आप कमरा देखें कहीं भी आप रख सकते हैं। असल में जब मैंने काम शुरू किया तो उसमें हम तो समझते थे कि चम्मच एक ही होता है, एक किस्म का होता है, लेकिन इसमें हज़ारों किस्म की क्वालिटी भी है और उसकी शेप भी है, चमचों में भी, फोक में भी और नाइफ में भी। सही। ओके, तो ये आप इसको उससे सोल्डिंग मशीन से इसको वो करते हैं ना? अच्छा, वेल्डिंग मशीन से करते हैं। और ये देखिए आप, ये क्या बनाया हुआ है आपने? ये भी चिड़िया ही बनाई है आपने? चिड़िया ही है ना? तो ये सीखा किस तरह से आपने काम, यानी डिफरेंट एक आर्ट किसी को देख के सीखा, पहले कहीं देखा था आपने या खुद से ही आपने स्टार्ट किया? जैसे मैंने आपको कहा कि नेट पे मैंने इसको सर्च किया था, तो नेट पे मैं देखता था काफ़ी चीज़ें आइटम बने हुए थे, तो मैं जाहिर सी बात है एक मेटल का काम है जो कभी किया नहीं, और उसकी मोल्डिंग वगैरह। नेट पे मैं भी खाना बनाने का तरीका देख सकता हूँ लेकिन खाना बना नहीं सकता। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको लाइक पहले का शौक था, कैसे हुआ ये? बस ये इसी तरह से सिलसिला शुरू हुआ कि देखने के बाद कोशिश की कि हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो फिर इसको मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि वेल्डिंग वगैरह नहीं आती थी। ओके, तो लेकिन ये क्या है, ऐसे ही सीखा आपने? जी हाँ। अच्छा, ये वाइबल है। अब मुझे ये बताएं कि आप इनको फरोख्त कहाँ पे करते हैं और आपके कस्टमर्स कहाँ कहाँ पे हैं? स्टार्ट में मैंने ऑनलाइन सेल की थी। ओके।
तो कुछ पजीराई मिली थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है। तो बस ये चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से इसको सेल करूं और इसको जो है। ओके ये आपने एक फ्लावर बनाया, अच्छा इसे कटिंग किस तरह से की है आपने? ये ग्राइंडर मशीन से ग्राइंडर मशीन से ये फूल बनाया है इन्होंने, आप देख सकते हैं, कहीं भी आप इसको रखें डेकोरेशन पीस के तौर पे। आपने शुरू में काफ़ी एफर्ट भी की, जब शुरू में आप वेल्डिंग करते तो आपकी आंख में भी कुछ मसला हुआ था ना? स्टार्ट में क्योंकि जानता नहीं था वेल्डिंग, तो एक दो दोस्त से मदद हासिल की, कैसे करते हैं, तो उसको वेल्डिंग किससे सीखी आपने? एक वेल्डर था उसके साथ देखा मैंने, उसको देखते देखते सीख ली वेल्डिंग। सही। हालांकि मुश्किल काम था, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि वेल्डिंग वगैरह कर सकता है निकल, लेकिन बस एक थोड़ा जुनून था और जोश था कि काम करना है। तो अपने जुनून की शिद्दत बताएं कि आपकी आंख में एक दफ़ा वेल्डिंग का पार्ट चला गया था, वो मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को बताएं ऑन एयर किस तरह से। अब एक पीस बनाने के वजह आज में कंप्लीट करना है, तो मैं इसको शुरुआत में थोड़ी कोशिश की, लेकिन मुश्किल होता गया। लेकिन फिर भी मैंने उसको मैं ग्लासेस पहन के इस्तेमाल करता था, लेकिन जिससे शाम होती कि अंधेरा होता है, कम रोशनी, तो मैंने ग्लासेस हटा के काम शुरू कर दिया। मैंने बोला किसी भी तरह इसको कंप्लीट करना है, और उसी बस जोश में आंख में थोड़ा सा। अब तक कितने फन पारे वैसे बना चुके हैं आप, और अब ये लाइक अभी भी किसी जगह इनको आप डिस्प्ले करते हैं और लोग इसको बाय कर रहे हैं? तकरीबन बाइक तो इतने ज़्यादा नहीं हुए, सेल इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि पसंद ज़्यादा किया जा रहा है, वो 400-600 फन पारे में बना जाऊँ मुख्तलिफ किस्म के। ओके। ज़्यादातर आप क्या बनाते हैं? और चिड़िया हो गई या फिर किस तरह की, कहीं से देखे कोई डक भी मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे, वो कोने पे कुछ रखा हुआ है ना? ये डक बनाई है ना आपने, ये देखें, ये डक बनाई है। तो कुछ सोच के आप बनाते हैं, जहन में कुछ आ गया कि जी अब मुझे ये बनाना है, जब बनाने बैठते हैं तो जिस तरह से जो बन जाए आप अपने हिसाब से एक पीस बना रहे होते हैं, तो फिर इसको देख के कुछ और दूसरा खाका जहन में आता है कि इसको इस तरह से शेप चेंज करके बना दिया जाए, इसकी दूम थोड़ी लंबी कर दी जाए, इसका जो है चोंच छोटी कर दी जाए, तो बस इस तरह से डिफरेंट बन जाएगा। एक्सहिबिशन की है इन तमाम चीज़ों की आपने, जैसे कि किसी प्रॉपर जगह पे एग्जिबिट किया, लोगों को नुमाइश लगाई? नहीं, नुमाइश वगैरह अभी तक मैंने कहीं नहीं लगाई। ख्वाहिश यही है कि कुछ लोग जो पसंद करने वाले हैं, जो हौसला अफजाई करते हैं, तो बिल्कुल कुछ ऑर्डर्स आए आपके पास कि हमें ये बना के दें, हमने आपकी फलां चीज़ देखी? जी हाँ, एक दो ऑर्डर आए मेरे पास, तो वो मैंने उनको बना कर दिया, उनको पैक करके गिफ्ट अच्छी, वो शादी ब्याह में यार दोस्तों, क्योंकि इस तरह का गिफ्ट कभी किसी को दिया नहीं जाता। हमारी बहुत सी वैसे आर्ट्स काउंसिल्स भी हैं, और जो आर्टिस्ट को पसंद भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, आई गेस उनको इस बारे में ज़रूर सोचना भी चाहिए कि अब लाइक एक आर्टिस्ट हैं और वो इतना मेहनत भी कर रहे हैं, एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो इसको ज़रूर इनकी एग्जिबिट भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि तमाम चम्मच और कांटे ये आप कहाँ से इकट्ठे करते हैं? इनको खरीदने में भी तो पैसे लगते होंगे, तो ये आप कहाँ से जमा करते हैं इतने और फिर सोच के क्या इकट्ठे करते हैं? क्योंकि आपने खुद भी बताया कि चम्मचों की बहुत सी अकसाम होती हैं, सो जब आप चम्मच ले रहे होते हैं तो क्या जहन में होता है, या वैसे ही आप रैंडम ले लेते हैं और उसके बाद घर में आके देखते हैं कि अब इससे क्या हो सकता है? नहीं, चमचों का असल में जब मेरी ख्वाहिश होती है कि इसको 2-4 पीस से बनाए जाए मुख्तलिफ किस्म के, और उसके शेप ऐसे होने चाहिए जैसे मैं उसका आर्टिकल बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर वो जैसे लोकल मार्केट पे ठेले वाले होते हैं उनसे मैं मिलता हूँ, उनके बाद जाकर देखता हूँ, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ जाते हैं। और उसमें जैसे कांटे भी 2 टांगों वाले होते हैं, 4 वाले भी होते हैं, उसकी स्टिक भी लंबी होती है, किसी की शॉर्ट होती है, तो उसको मैं इसमें से सिलेक्ट करके उस जहन बन जाता है कि इसको इस तरह से मैं कटिंग करूंगा। काफी मेहनत का काम है। और लास्ट बस जो आपको देख के जो लोग इससे मुतासिर हैं और वो भी करना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो बिल्कुल करें, बल्कि इससे अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि आर्ट को थोड़ा फ़रोग मिले और उससे उनको दूसरे लोगों को हौसला अफजाई हो। सही। और बेशक ज़रूरी कहते हैं ना कि आर्ट की कोई क़ैद नहीं है, कोई आप उसको बाउंड्रीज़ में आप कैद नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अली चांद साहब, हमारी दुआ है कि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़े, और आर्ट काउंसिल से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तरह की चीज़ों की आगे एग्जीबिशन करें, ताकि अली चांद साहब का जो है वो नाम आगे रोशन। और इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब वक्त हुआ है एक ऐसे सेगमेंट के बारे में आपको बताने का जिसकी सर्विसेज हम सब यूज करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली है क्या, कब लॉन्च हुई, किस तरह से उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो आपको बताते हैं। राइड हेलिंग सर्विस इन पाकिस्तान वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया फॉर द यूजर्स एंड क्विकली डोमिनेटेड द मार्केट। There were initially 2 companies operating in the country, but eventually they merged, creating a monopoly. As soon as InDrive hit the market, breaking the monopoly dominated the market. The key factor booming InDrive's operation successfully has been its USPs. The bargaining option, where the fair amount can be agreed
A bond between the driver and the rider was what made InDrive's unique. What additional factors contribute to InDrive's success? To know more about InDrive's operation in Pakistan, joining us, Business Development Manager of South Asian region, Afanasi Petrov. We would like to say welcome him to our show. Welcome Duniya Bol hai. Thank you so much for coming. और हमारे साथ हैं Senior Business Development Manager Pakistan, Hassan Ali Qureshi is also with us. Welcome sir to Duniya Bol hai. Thank you so much for coming. Thank you. First of all, I would like to know, you are here in Pakistan, so I would like to know, my first question to you is that how do you find Pakistan, especially Karachi? It was a funny situation when my team leader called to me and asked, do you want to have a business trip to Pakistan? And I immediately answered, yes, of course. I want, so excited to go to anywhere outside, yeah. And then I came to Islamabad, and history of InDrive started in Pakistan. Oh, that's nice. So, do you like our hospitality? Yeah, awesome. It's my third visit, and every visit is better. So excited to be there and want to come again. Okay, now back to InDrives again. There is no doubt that InDrive services has been expanding greatly in all over Pakistan. So tell us more about InDrive and how many people are using it globally right now. Yeah, InDriver, it's an informational technologies company based in Mountain View, United States of America, California, and we have 150 million downloads in our application, and we operate in all of continents and 47 countries. We have 700 cities, active cities where our currently operate with our services. I would like to know from you that where InDrive based actually, and how many people, or I'm going to ask you that in how many countries InDrive is operating right now? Sure, जी बिल्कुल. First of all, thank you for inviting us. It's a pleasure to join you guys. So InDrive basically started in 2012 से, और इस वक्त 47 से ज़्यादा ममालिक में पूरी दुनिया में और 700 से ज़्यादा शहरों में, और हमने ग्लोबली 2 बिलियन राइड्स कंप्लीट कर चुके हैं अप टू द डेट. और हमारे जो वर्टिकल्स हैं, जो हमारी सर्विस है मेजर, उसमें राइड हेलिंग है, उसमें कोरियर्स है, उसमें कार्गो है, उसमें एंटर सिटी है, और पाकिस्तान में हमने 2021 में लॉन्च किया इन द फेब्रुअरी. ओके, इन फरवरी 2021 आपने पाकिस्तान में लॉन्च किया. बिल्कुल. और हम वी स्टार्टेड फ्रॉम इस्लामाबाद रावलपिंडी, and the response was really amazing. People really loved our product, so we decided to launch it in other metropolitans as well. So then we moved to Lahore and Karachi, and since then we never looked back. And right now we are operating in 12 cities in Pakistan. And if we talk about the global numbers, we have more than 2,000 employees that work for InDrive globally. And we are still expanding and launching in new countries. Okay, that's great. So Petro, what are the key features of InDrive? InDrive, it's especially if you're talking about in-city rides, it's about freedom to choice, where passengers and drivers are able to offer their own price. If you're a passenger, you can set your own price, try to find better deal for you, and driver also able to send their offers to passengers. We call it bids, and it's when really markets happen. Yeah. Okay, there's no doubt that the prices are really very low, the fare if you're talking about. So how do you manage to keep the fares that much lower? It depends on balance of marketplace. We have demand from passengers, we have supply for drivers, and we could not strictly regulate them deals. And if drivers able to make a trip on lower price, it's better for us, for passengers, for economy. Can you share some more details about the vertices? Sure. So basically हमारा जो फीचर है इसको हम बोलते हैं P2P, peer to peer, जिसमें हमारा कोई एल्गोरिदम नहीं है. बाकी सर्विस में जहाँ पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि मुख्तलिफ फैक्टर्स की बुनियाद पे फेयर डिसाइड करता है. ट्रैफिक की डेंसिटी कैसी है, मौसम कैसा है, पीक चार्जेस होते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं. हमारे प्लेटफॉर्म पे वी हैव लेफ्ट इट टू द यूज़र्स. वी लेट यूज़र्स डिसाइड. आप अगर एक मुसाफिर हैं और आप एक जगह पे जाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का फेयर डालेंगे. अगर उस कीमत पे कोई ड्राइवर उस पे आपको ले जाने के लिए तैयार है, यू हैव गॉट अ डील. सो हम एज अ कंपनी वी डोंट सेट द फेयर, वी लेट आवर पीपल डिसाइड इट. सो हम इसे कहते हैं इंतखाब की आज़ादी.
कंट्रोल इज इन योर हैंड। द राइडर एंड द कस्टमर, द यूजर, Yes. यानी कि जो पैसेंजर है उसके बीच में और जो राइडर है उन दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फेयर Exactly. डिसाइड होता है और वो फिक्स रहता है। आप अगर ट्रैफिक में फंस गए, प्रोलॉन्ग हो गए, इट विल बी रिमेन सेम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप यूज़र हैं, आपको पता है आप शहर के एक हिस्से से दूसरे से जाने वाले हैं, उसमें ट्रैफिक ज़्यादा होगी। अब आपको पता है कि कोई भी ड्राइवर आपको लो फेयर पे नहीं लेके जाएगा क्योंकि ये ट्रैफिक टाइम है, रश आवर है। सो आपको नेचुरली अपना फेयर थोड़ा ज़्यादा देना होगा ड्राइवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह अगर आप ड्राइवर हैं और आपको पता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा सप्लाई है, शहर में बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स हैं, और अगर मैंने ज़्यादा फेयर ऑफर किया पैसेंजर को बाकी ड्राइवर्स ले जाएंगे। सो बीइंग ड्राइवर आप अपनी प्राइस थोड़ी लो रखेंगे। सो इट्स कम्प्लीटली फ्री मार्केट, जहाँ पे हमारी तरफ से कुछ लिमिटेशंस भी हैं बीच में। So, Petro, I would like to know the safety of the passengers. That how can you guarantee it? It's we especially take a lot of focus to passengers and driver safety. First of all, passengers are able to choose their own driver, depend on the driver rating, how many rides he done before, what the car is, and etc. And drivers are also able to choose their own passengers. They have a list of orders. Also, we have during the ride we have feature to track your position. You can share your position with your relatives, friends, to ensure the safety. And also we have emergency calls to law enforcement. Yeah, we also work on develop our safety level. And how is the company is handling customer complaints, allegations, etc., and some kind of, sometimes rudeness of the riders? How do you handle that? एक्चुअली हमारे पास डेडिकेटेड 24/7 हेल्पलाइन है ऐप के अंदर। And what's the helpline? ऐप के अंदर ही है या फिर कोई आपका UN नंबर है या लैंडलाइन नंबर है? It's a chat feature within the app, which is 24/7 available. अगर आप कोई पैसेंजर हैं या आप ड्राइवर हैं और आप कंपनी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं विद रिगार्डिंग एनी इशू, यू कैन लॉग इन दी ऐप। आप हमारे नुमाइंदे से अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं 24/7 अराउंड द क्लॉक। इसके अलावा हमारे पास ईमेल का ऑप्शन भी है, आप हमें ईमेल पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, वो हम सॉल्व कर देते हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क भर में Sorry to interrupt, but are we getting the quick reply through the email? I'm going to ask you because sometimes the customer used to send email, keep on sending email, but we didn't get the reply instantly. एग्जैक्टली बिल्कुल। आई गेस ये आपकी क्वेरी पे डिपेंड करता है। अगर कोई अर्जेंट अटेंशन का मैटर है तो सपोर्ट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, जिससे आप हमारे नुमाइंदों से रब्ता कर सकते हैं, कोई भी इशू हमारी नज़र में ला सकते हैं। ज़्यादातर यूजर्स वही करते हैं। ईमेल इज़ फॉर मोर फॉर्मल प्रोसीजर्स। अगर आप अपना बीइंग ड्राइवर अपनी पिक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी व्हीकल की डिटेल्स अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर हमारी ईमेल पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क के तमाम शहरों में जहाँ जहाँ हम ऑपरेट करते हैं ड्राइवर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे ड्राइवर्स आके अपने मसले फेस टू फेस हमारे एजेंट्स के साथ बैठ के रिजॉल्व करते हैं। एंड रिसेंटली वी हैव ओपनड अ पिट स्टॉप इन इस्लामाबाद। इट्स अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम ड्राइवर्स को एंटरटेन करेंगे। इफ़ यू आर अ ड्राइवर, यू आर फीलिंग टायर्ड, यू वांट अ कॉफ़ी, यू कैन विजिट द पिट स्टॉप। आपको रजिस्ट्रेशन का इशू है, आपकी ऐप का कोई इशू है, यू कैन ऑलवेज कम देयर। उस सेंटर पे हमने ड्राइवर्स की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए भी ये काम शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, जहाँ पे हम ड्राइवर्स को द राइड एटिकेट्स, द रोड सेफ्टी प्रिंसिपल्स के बारे में आगाह करेंगे, ताकि वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारे कस्टमर्स को दे सकें। सो इट इज़ जस्ट द स्टार्ट। अभी हम क्वालिटी पे completely focus करें इंशाल्लाह। soon you and the audience that use the app would definitely see a big improvement in the quality of service. Inshallah, for sure. What are the further plans of InDrive in Pakistan? We continue to develop. Pakistan market is really one of the highest in Asia Pacific region in our InDrive, and we really continue to develop Pakistan. Especially we considering to launch new cities, new order types, and also we will focus on our service quality for next years. So currently InDrive is operating in Karachi, Islamabad, Lahore. That's it? 12 cities. 12 cities of Pakistan. Okay, that's so great. we are operating in Gujranwala, we are operating in Sialkot, Multan, Hyderabad, Abbottabad, Peshawar. So we are operating in altogether 12 cities. और हमारे चारों वर्टिकल्स पाकिस्तान में लाइव है, जिसमें राइड हेलिंग है, इंटरसिटी है, कार्गो है एंड कोरियर है। सो यू कैन यूज एनी ऑफ आवर फीचर्स। ओके, एंड कार्गो और कोरियर में सेम फेयर का होता है चार्जेस, या उसके एक अलग पूरी प्रोसीजर ही पूरा अलग है? इट्स द सेम मॉडल। आपने कुछ चीज़ कोरियर करनी है, कार्गो करनी है, यू विल सेट योर ओन प्राइस। अगर उस पर आपको विलिंग ड्राइवर मिल जाता है, द डील इज लॉक्ड।
So it's the same model for all of our That's features. great, really wonderful app, and I must suggest you must try InDrive if you didn't still. And now Petrov, InDrive to ho gaya, but just tell me that which food you like here in Karachi? I'm really like your cuisine, especially biryani, chicken biryani. Chicken biryani, wow. Kebab. Is there any cancellation charges? Because that's the basic issue, that's the main issue. If you're in a rush and if you're in a hurry, if the driver took so long and then once you cancel the ride, you got the hidden cancellation charges. Maybe the good news is we don't have any cancellation charges. So being passengers, अगर आप ride cancel करते हैं और अगर आप driver भी अगर आप ride cancel करते हैं, there are no cancellation charges. You can book your next ride. But कोशिश करें कि आप cancellation एक से ज़्यादा बार मत करें. कोई valid reason हो उसके पीछे. Otherwise we have some mechanisms in place as well कि अगर कोई undue cancellation करता है, be it the driver or the passenger, then there is a mechanism in place. But for most people there is no cancellation fees. We truly believe in freedom of choice. इंतखाब की आज़ादी. That's great, and thank you so much Petrov and Hassan, thank you so much for coming our show, and thank you so much for launching InDrive here in Pakistan and facilitate our people with this amazing app. So जनाब, इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का. See you after a short break. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है. वेलकम बैक और दुनिया बोल है में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे. कुछ बात कर लेते हैं मौसम की और उसके असरात की बात करेंगे. पाकिस्तान की सूबा पंजाब में इन दिनों शदीद धुंध है और इस धुंध के बाइस अक्सर हमें वहां हादसात की इतलात भी आती रहती है. मगर आज हम आपको कराची की बात करेंगे, जहां पर गुज़श्ता कई दिनों से फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सुबह के औकात में जो है बहुत डस्ट होती है. माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हवा का मयार इंतहाई तबाहकुन हो चुका है और यही वजह है कि पूरे मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर होने वाले मरीज सबसे ज़्यादा कराची में पाए जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही, ये पॉल्यूशन से डिफरेंट किस्म की एलर्जीज पैदा होती हैं कामरान, और एलर्जीज के बायस आप बीमार पड़े रहते हैं. अक्सर आपको साइनस की इश्यूज होते हैं, आपको स्किन एलर्जीज हो जाती हैं. इनफैक्ट आपको दिल के अमराज में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है. आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इसकी वजह एक तो ये भी है, दूसरी वजह इस पर हमारे मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है. इसी बारे में मजीद बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऐमन तौहीद, हेल्थ एक्सपर्ट. उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में. इनका ताल्लुक यूएस से है और हम बात स्टार्ट कर रहे हैं इनसे पोल्यूशन के बारे में. तो मुझे लग रहा है कि दिल की गहराइयों से निकलेगी कोई जवाब. अस्सलाम वालेकुम ऐमन. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कराची एंड वेलकम टू आवर शो. पोल्यूशन की हम बात करें सुबह सुबह, और आपका ताल्लुक यूएस से है, यहाँ पे आप आई हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फील हुई होगी. और कितनी एलर्जी से मुब्तला हुए हैं आप और आपके बच्चे अब तक? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड डेफिनेटली जो एनवायरनमेंट है इट्स टू मच पोल्यूटेड कि आप इसमें एक नॉर्मली अगर आप देखें, जो आप अगर 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो पार्टिकल्स होते हैं आप नोट करें, तो इसका मतलब होता है आपने 10 सिगरेट के जो पैकेट्स हैं वो स्मोक आपने इनहेल कर लिए एट अ टाइम इन जस्ट वन डे. तो आप सोचें कि ऑलमोस्ट 200 to 300 के बीच में तो ऑलरेडी कराची का रहता ही है. तो आप एवरी डे कितना सारा सिगरेट का स्मोक जो है वो ले रहे हैं. और हम यहाँ पे कहते हैं तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़हर है वजारत सेहत, और उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा पोल्यूशन. और इस एनवायरनमेंट में ना सिर्फ के ट्रैफिक की वजह से जो पोल्यूशन है, उसमें फिर यहाँ पे जो आग जलाई जाती है, गंदे नालों का जो पानी है, कचरे को बिल्कुल आग लगाई जाती है. लेकिन अब एक आम इंसान है, एक आम पाकिस्तानी है, एक आम शहर कायद का वासी है, वो क्या करें इससे बचने के लिए? जी एग्जैक्टली. ऑफ कोर्स अगर हम पीछे बैक में जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रॉब्लम है, आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट. मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ कि भाई ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको मैनेज करने की ज़रूरत है. कंस्ट्रक्शन ही सही नहीं की गई है, घर कहाँ बनाने हैं, रोड्स कहाँ बनानी है. तो ये सब इश्यूज़ अगर बेसिकली देखा जाए, ये हमारे अपने क्रिएटेड हैं. दीज आर ऑल मैन मेड. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने देखा है ये जो कोविड के भी जो केसेस दोबारा से राइज कर रहे हैं या इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो आप कोई मास्क नहीं पहनता यहाँ पे, ठीक है. आप मास्क तो पहन सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए. आप कराची का सबसे बड़ा मसला ये है, लाहौर में अगर आप देखें तो जो एयर होती है ना, वो सुबह में जाके ऊपर इट गेट्स मिक्स्ड. तो आपको एग्जैक्टली तो सुबह में आपको बेटर क्वालिटी ऑफ एयर मिलेगी लाहौर में, एंड अराउंड 4 PM to 5 PM वो ख़राब हो जाती है शाम में आके. लेकिन कराची में वो मिक्सिंग ही नहीं होती है,
तो थ्रू आउट द डे, रात के 2 बजे से लेके शाम रात तक वो एक ही तरह का एनवायरनमेंट रहता है और आप कंटिन्यूसली उसको आपको इनहेल कर। लेकिन मास्क जो है उससे भी आपको क्या असरअंदाज नहीं होता आपकी सेहत पे? ज्यादा मास्क अगर आप लगाते हैं तो आपको लाइक ज्यादा इनहेल करने में और आपको जो फेफड़ों के मसाइल हैं वो भी उनका सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, ऑफ कोर्स हर वक्त नहीं लगाएं, आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कितना अवॉइड करेंगे। ठीक है, जब आप इंडोर हैं तो ऑफ कोर्स आप उतार दें, आप कोशिश करें बाहर भी थोड़ा सा ओपन कर लिया, थोड़ी देर दोबारा पहन लिया। आप सफाई का ख्याल कर सकते हैं, लोग यहाँ पे पानी बॉईल कर सकते हैं, तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है। हम लोग सब यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर परचेज करके पी रहे होते हैं, बात यही है। लेकिन एमन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इन तमाम मसाइल के साथ हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं? ये मसाइल तो ऐसे हैं जो हल नहीं हो सकते, हम हवा खुद से सही नहीं कर सकते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तब्दील कर सकते, तो हम लोग खुद घरों में रहते हुए अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख सकते हैं सेहत? क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। Is that true? Of course, मेंटल हेल्थ इसकी वजह से ही डिप्रेशन है, एनजाइटी है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन इतनी है यहाँ पे, जो मैंने चीज़ नोट की है, विच इज़ नॉट हेल्दी, जिसकी वजह से फिर आपके घरेलू ताल्लुकात में अफेक्ट होता है, आपस में लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे से आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं हमेशा, तो वो एक बाहर का सारा आप घर में निकालते हैं। एंगर, गुस्सा, घर में बच्चों पे गुस्सा, बीवी पे गुस्सा, सो विच इज़ नॉट नॉर्मल। और इसी तरह घर में आप जो पूछ रही हैं कि किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, तो घर में सफाई रख सकते हैं, डस्टिंग बार बार कीजिए। वही मैं लोगों को बोलती हूँ, हर कोई फिल्टर्ड वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है, तो आप उसको बॉईल करें। पानी बॉईल करने में कितनी देर लगती है? सही, उसको रात में बॉईल करके रख दें, वो यूज़ कीजिए। मास्क कर सकते हैं, फेस जितना कवर कर सकते हैं कीजिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं गैस भी नहीं आ रही, उसको बॉईल कैसे करें? यहाँ पे तो एक मसला कोई है नहीं है, हवा में सांस लेते हैं उसमें मसला है, अगर पानी पीना है तो पानी थोड़ी गंदा देर तो है। आती होगी ना उस टाइम, रात में 4-5 बजे आप एक बार बॉईल करके रख लें। अच्छा, विटामिन इनटेक जो करते हैं लोग, क्या वो भी इसमें हेल्पफुल हैं? विटामिन इनटेक ऑफ कोर्स आपकी इम्यूनिटी कैप्सूल की सूरत में या फिर हाँ, उससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, आप बीमारियों से बचते हैं। ऑफ कोर्स इट डज हेल्प, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो आपको उस एनवायरनमेंट से एक्चुअली बचा सकता है। आपको बस ये होता है कि कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग हो जाती है, तो आपको इन्फेक्शंस नहीं लगेंगे। आपने कोविड में बहुत ज़्यादा काम किया है एमन, और फ्रंट लाइन पे खड़े होकर आपने काम किया है ड्यूरिंग कोविड। अभी दोबारा से सुनने में आ रहा है कि एक लहर दोबारा से, अल्लाह ना करे, लेकिन पाकिस्तान को दोबारा से हिट कर सकती है, कि चाइना में दोबारा से कोविड आ गया है। तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो आप किस तरह से सजेस्ट करती हैं कि हम पहले से कैसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं और लोगों को क्या गाइड करेंगे? कि हमारे तो बूस्टर डोज भी कुछ लोगों ने लगवाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं लगवाए हैं। जी, तो मैंने इस पे काफ़ी लैब्स में भी इधर मालूम किया, हॉस्पिटल्स के चक्कर हमारे लगे हैं, तो उसमें यही पता चला है कि किसी ने भी बूस्टर्स नहीं लगवाए। जो फर्स्ट 2 डोजेस थे वो भी ट्रैवल में जो नीडेड थे उसकी वजह से लगवा लिया। कोई यहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं, मैंने कोई हाथ नहीं धो रहा है, कोई डिस्टेंस का ख्याल नहीं है। इसी तरह मास्क तो कोई मैंने तो नहीं देखा, जिसने पहना होता है बल्कि वो एलियन लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही, और बल्कि अब तो हम भूल गए हैं। मैं कल भी बात कर रहा था कि कोविड आया था तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल दुनिया रुक गई है, और अब चला गया तो ऐसे लगता है कभी आया ही नहीं था। इतने हम लोग उसको भूल चुके हैं। तो प्रॉब्लम है बेसिक कि लोग समझ रहे हैं कि कोविड चला गया है। कोविड चला नहीं गया है, ये जो सारी बीमारियां हो रही हैं वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोविड यहाँ पे इसीलिए पता नहीं चला, पाकिस्तान में कहते हैं जी कम हुआ बाकी दुनिया से, टेस्ट नहीं हुए, क्योंकि एक तो टेस्ट नहीं हुआ, और दूसरा ये जो ऑलरेडी आलूदगी और ये एनवायरनमेंट और पोल्यूशन का इशू चल रहा है, तो उसमें क्या क्या ऑलरेडी बीमारियां चल रही हैं। पहले से ही बीमारियां पता नहीं है कोविड की वजह से या बाकी एग्जैक्टली, कोविड आके शायद जा चुका। अच्छा, एक और चीज एमन आपसे पूछना चाहूंगा, जो एक तो बताइएगा जो वैक्सीनेशन की जो बात कर रही हैं, अब तक कितनी तहकीक हो चुकी है, और क्या अब तक इस बारे में तहकीक हो चुकी है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये सेफ है और इसके बहुत ज़्यादा गलत असरात नहीं है हमारी बॉडी पे? देखिए, वैक्सीनेशन कभी भी मार्केट में नहीं आती है जब तक कि वो सारे अपने उसके 4-5 स्टेप्स होते हैं, उससे वो गुजर के जब तक उनको ये कंफर्म नहीं होता है कि ये सेफ है, तो वो आगे मार्केट में नहीं करते। लेकिन क्या इतना टाइम हुआ था, लाइक कोविड को आए इतना टाइम नहीं हुआ था कि आपने वैक्सीनेशन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, तो उसके बाद लाइक इतने ट्रायल्स तो हुए नहीं होंगे कि आपको बॉडी पे उसके असरात हमें पता चल सके? नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स रिसर्च तो हुआ होगा। रिसर्च उस पर डेफिनेटली हुई है, इवन अभी तक चल रही है। कुछ होता तो अब प्रोमिनेंट हो चुका, तो ये सारे मिथ्स हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स, और साइड इफेक्ट हर चीज़ के होते हैं। इवन फ्लू वैक्सीन के भी अगर आप देखें लगवाने जाएं तो उसमें वो लिख के देते हैं कि भाई फीवर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो साइड इफेक्ट वो टेम्परेरी होते हैं। लॉन्ग टर्म कोई भी वैक्सीनेशंस के नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। और
अगर मैं यूएस की बात करूँ ना, बच्चे उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए। एक वैक्सीन अगर उन्होंने बच्चों में अप्रूव कर दिया है तो फिर वो कहीं फिर भी आप से- लगवा सकते हैं। Exactly. थैंक यू सो मच एमन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें बताया। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हैं कोविड की, वो बूस्टर डोज लगवा लें। किसी की बॉडी में आप वैक्सीन लगवाने के बाद बल्ब नहीं जलेगा, कोई मैग्नेटिक फीलिंग नहीं आएगी, आप बिल्कुल एलियन नहीं बनेंगे, ये सारे मिथ्स हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन वो It's proper आप एक safe काम and जरूर sound करेंगे कि vaccine। आपकी वजह से जो दीगर लोग हैं, अगर आपको हो गया कोरोना तो आप बीमार हो जाएंगे। ब्रेक का मुझे कहा जाए नाज़रीन, ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। दुनिया बोले में एक बार फिर खुशामदीद। और नाजरीन, हिम्मत और हौसला हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कराटे की एक खिलाड़ी की जो कि पैरालाइज हैं, मगर उनकी कामयाबी की बात करें तो सारा ने हाल ही में पैरा ओलंपिक ताइक्वांडो इंटो चैंपियनशिप 2022 में 40 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और खास बात यह है कि सारा का मुकाबला पहले मेल कैटेगरी से भी करवाया गया, लेकिन सारा ने बेहतरीन फाइट का मुजाहिरा किया। अरे वाह, और सारा हम सब के लिए भी एक अच्छी मिसाल है, एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि हालात जैसे भी हों सारा ने हिम्मत नहीं हारी। और सारा, उनके मास्टर मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे ताकि वो लोगों को बता सकें कि किस तरह से अगर अज़्म और हौसला आपका बुलंद हो तो कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं है। तो उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। मास्टर साहब सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम, और सारा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड कंग्रेचुलेशंस। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने मेल फाइटर के साथ भी आपका मुकाबला कराया गया, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया? आपको थोड़ा सा लगा नहीं कहीं कि आप वीक पड़ सकती हैं? नहीं? आखिरी राउंड में क्या हुआ था, थोड़ा बताइएगा हमारे नाजरीन को। फाइट करने में मुश्किल हुई? नहीं, तो थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैं सिद्दीक साहब से की जाने बढ़ूंगी। सिद्दीक साहब, हमें आप पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं और आपने हमेशा इस तरह के बच्चों को, उनको हौसला अफजाई की है, उनको इस काबिल बनाया है कि वो आज माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। तो किस तरह से इनको ट्रेनिंग देते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरे एक दो शागिर्द थे राहतुल्लाह, मैंने कहा था कि इनको कॉन्टेक्ट लें और इनको क्लब बुलाते हैं, इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये इत्तेफाक से नेशनल भी होने वाली थी, तो इनके पेरेंट्स, इनकी मैडम ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। ये औरंगी क्लब मेरा जो है वो वहाँ आते रहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी जो नेशनल हुई है वहाँ पे लाहौर में, तो ये पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी स्टूडेंट होंगी K40 कैटेगरीज के अंदर। K40 जो है पैरा जो चैंपियनशिप होती है, जो माजूर बच्चों की, जो स्पेशल बच्चों की होती है, और ये पैरा ओलंपिक्स भी में भी बाहर भी जाते हैं बच्चे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि गर्ल्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पहली पाकिस्तान की पहली। और इनका मुकाबला भी मेल से करवाया। वैसे ये रूटीन बात है कि मेल से मुकाबला होता है? जी, मेल से होता नहीं है। अच्छा, इनके कराया गया था क्योंकि और इनके गर्ल्स कोई नहीं थी। गर्ल्स कोई थी नहीं। अच्छा, करवाने के। अच्छा, जी। और यार, ये तो बहुत ही एक फख्र की बात है कि कोई और फीमेल कैटेगरी में है ही नहीं, आप पहली हो। आपको शौक था कराटे का या पेरेंट्स ने कहा, किस तरह सोच के आप कराटे में आए? मुझे शौक था ताइक्वांडो का शौक है बचपन। अच्छा, जब मेल की बात हुई थी, अब हम जब भी बात करते हैं लड़कियों की मर्दों से फाइट की, तो एक मरतबा आता है कि मर्द क्योंकि जिसामत वाइज भी होते हैं और फिर वो थोड़े से नर्व्स के भी स्ट्रांग होते हैं, तो आपको कहीं पे कभी कोई हुआ नहीं कि यार ये तो मेल है और इससे मुकाबला करूंगी मैं, तो ये शायद इक्वल ना हो इन टर्म्स ऑफ फिजिक? हाँ, थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन क्या है कि अगर हिम्मत करो तो हो कर लेते हैं। हाँ। तो सिद्दीक साहब ने कितनी मदद की आपकी? बहुत ज़्यादा, बहुत। मैं तो कह रही हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे सर मिले। और एक और हमारे सर है, सर खिजर सर, वो भी माशाल्लाह हमें सिखाते हैं, तो इनके बेटे हैं, बहुत माशाल्लाह इन दोनों ने मुझे बहुत प्रैक्टिस। तो कितनी टाइम प्रैक्टिस करती थी ऑन डेली बेसिस? मतलब जब मैं आती थी तो मेरा 1 महीना होने वाला है। अच्छा, और मैं न्यू स्टूडेंट, वेरी नाइस। और इनकी जो मैडम है ना, अभी ये 9th में पढ़ रही है, साइंस से पढ़ रही है माशाल्लाह। गवर्नमेंट स्कूल का नाम बताएं बेटा? गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, टाउन कमेटी, गोलीमार साइड। अच्छा, गोलीमार साइड पे गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ती हैं और 9th की स्टूडेंट हैं और अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। जी। माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। 1 से 2 महीने हुए इनको।
ओके, तो बाकी वाले जो इनके मध्य मुकाबिल थे वो पहले के फाइट पहले के नेशनल चैंपियन भी थे वो उनसे। अभी आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं ये आगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं कर्नल वसीम साहब, वो पैरा पे बहुत काम कर रहे हैं और पैरा के जो प्रेसिडेंट हैं सर नजम, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो अभी हम 50 बच्चे लेके गए थे लाहौर, तो आमिर शाह साहब हैं KVTC स्कूल के, उन्होंने पूरा स्पॉन्सर उनको किया था। अच्छा। गाड़ी लाना, खाना पीना, तो ऐसे लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसी की वजह से हम इन बच्चों को वहाँ तक ले गए। और इसमें से एक ये थी, नगीना थी, समझ किस्म की फर्स्ट टाइम जो है ना वो। तो आपने लाइक ये जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं, उनमें आप कोई एक्स्ट्रा चीज देखते हैं कि आप यार दैट पर्सन इज गोइंग टू बी समवेयर, तो आपने इनके अंदर क्या देखा? ये मैंने इनके एक रसाखशी के किसी प्रोग्राम में इनको मैंने देखा था। अच्छा। तो बस वहीं से फिर मेरे जो मैंने बताया शागिर्द था मेरा राहतुल्लाह, उसको कहा कि इसको लेकर आए। तो इनकी मैडम है नफीस फातिमा, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की और बाकायदा उन्होंने कहा कि नहीं, इनके वालिद जो हैं बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप नॉर्मल लोगों को भी सिखाते हैं, स्पेशल बच्चों को भी आप सिखाते हैं, तो इनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, या इनको किसी और तरीके से डील किया जाता है? जैसे फिजिकली मेंटली जो मेंटली राइट बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा मेहनत करना होती है, क्योंकि वो भूल जाते हैं। वो P20 खिलाते हैं जो पैरा के हवाले से, ये K40 खिलाते हैं, ये फिजिकली हैंडीकैप होते हैं। सही। तो इन पे ज़्यादा मेहनत होती है, ये समझ जाते हैं जल्दी, लेकिन वो बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते। ठीक। तो ये ज़्यादा पिक कर लेंगे और इंशाल्लाह मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। कुछ हम मैं बात चाहूँगा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। क्रिकेट का इस वक्त मैच जारी है, तो हम अपडेट भी अपने नाजरीन को देते चलें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 331 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम आज क्रीज पर आए और बिना कोई रन का इजाफा किए 161 के स्कोर पर ही आउट हो गए। लेकिन कल बाबर आजम का बैट चल गया था। बिल्कुल ऐसा ही है, सरफराज और बाबर आजम की बहुत उम्दा बैटिंग रही। ताहम साबिक चेयरमैन PCB की बात करें तो रमीज राजा ने बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को आड़े हाथों लिया और कहा कि नजम सेठी ने साथियों समेत सुबह 10 बजे PCB पर हल्ला बोला, सामान तक उठाने उन्हें नहीं दिया गया था। इतना। और बोल न्यूज के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा पसे पर्दा हकायक सामने लेके आए। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, पाकिस्तान का जो आज मैच जारी है उस पर भी बात करेंगे और रमीज राजा का क्या कहना था वो भी आपने सुना, इस हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, कोच हैं और साबिक क्रिकेटर हैं सैयद मोहम्मद अवैस। बहुत शुक्रिया अवैस आपके वक्त का। अवैस, इससे पहले कि मैं आज इस वक्त जो मैच जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उस हवाले से बात करूं, रमीज राजा का बयान आपने भी सुना, क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस हवाले से आपके कमेंट्स चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपको पता बड़ा एक इंटरेस्टिंग अपना टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको पता है यही बात की जा रही है। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे बड़ा देखें, मैं इस वक्त कहता हूँ कि ठीक है, एक नई मैनेजमेंट आई, सारे मामला हुए जो कि नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके से रमीज राजा को साइडलाइन किया गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक देखें, सबसे बड़ा देखें, इसका चैलेंज है नई मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है, आपको याद हो कि जैसे ही वापस आए उन्होंने कहा जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट हम वापस स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको पता है कि ज़ेरे बहस बहुत अरसे से बात रही है। मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट आप बात करते हो, ठीक है, बेरोजगार क्रिकेटर्स बैठे हैं, सारे मामला हैं, लड़के हमारे पास आके यहाँ पर बात भी करते हैं, किस डिपार्टमेंट के पास पैसा कि अपनी वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट करे? ये सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि लोग इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है, डिपार्टमेंट्स के पास पैसे नहीं है, वो कहते हैं जी हम डिपार्टमेंट क्रिकेट या चाहे डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स है वो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली आपको याद हो कि रमीज राजा पे तनकीद की पिचेस के हवाले से कि जी जो पिचेस आपको याद हो कि डी ग्रेड पिच को अपना वो दिया गया रावलपिंडी वाली मामले को, तो उसको भी बहुत ज़्यादा उछाला गया। फिर रावलपिंडी अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा जो इशू बना, आपको पता 3 इशूज थे रमीज भाई के, जो मैं कहता हूं कि शायद उनके थोड़ा सा अगेंस्ट के, एक आपको पता है पिचेस वाला मामला था। इसके अलावा भी रमीज राजा के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी पहले, जब वो थे कि उनके डिसीजंस को लेके, उनकी सिलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा तनकीद का निशान उनको बनाया जा रहा था। लेकिन अब जब उनको हटाया गया, तब जब उनकी सपोर्ट में सब आ गए। सरफराज को लेके स्पेशली बात करूंगी, तो क्या कहेंगे आप इस पर?
सरफराज की एक बात मैं कहूँ, देखें आपको याद होगा सरफराज भाई की अगर स्पेसिफिकली अगर हम जो टेस्ट मैच इस वक्त पाकिस्तान का लगा हुआ, आपको पता है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जो उनकी फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाबर आजम के साथ आपको पता है साउथ शकील भी इतना लंबा टिक नहीं सके, लेकिन सरफराज अहमद ने 4 साल बाद वापसी हो रही है, आपको पता है कल 56 एंड 57 एवरेज अपना जो स्ट्राइक रेट है उसके साथ उन्होंने स्कोर कल किया। अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा खुश था कि मैं कहा यार सेंचुरी होनी चाहिए, 4 साल बाद एक बंदा वापस। आपको पता है जो कॉन्फिडेंस कल मुझे सरफराज में नजर आया, स्पेसिफिकली फिटनेस लेवल की आप बात करें तो वो एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज आपको सरफराज की कल नजर आई है। लेकिन देखिए अगर आप थोड़ा प्रीवियस चले जाए ना, सरफराज भाई पे किसी तनकीद नहीं थी, मसला ये था कि अगर आप सरफराज भाई की पूरी अगर आप इस वक्त जो पाकिस्तान टीम को उन्होंने सर्विसेज दी हैं, कप्तानी में कभी इशू नहीं थे, आप बड़े ज़बरदस्त कैप्टन थे, आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी की, सारा कुछ किया। सिर्फ मसला था उनकी इनकंसिस्टेंसी बैटिंग के अंदर, क्योंकि जो एक बैट्समैन लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है वो चीज़ उनकी कंसिस्टेंटली आपको नज़र नहीं आती थी। लेकिन 4 साल बाद जब वो वापस आए, सबसे अच्छी चीज़ एक प्लेयर के लिए होती है, ठीक है फ्रस्ट्रेशन होती है, सारे मामलात होते हैं, आप टीवी चैनल्स पे बैठ के आप अपनी बड़ास भी निकालते हो, लेकिन मैंने उस बंदे को ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि ना वो किसी टीवी चैनल पे है, ना वो तबसरा उन्होंने वर्ल्ड कप के ऊपर किया, ना मामलात किए, चुप करके अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, परफॉर्म करते रहे। आज 4 साल बाद आपको नजर आ रहा है कि सरफराज यहाँ पर मौजूद है, और वो होना भी चाहिए था क्योंकि रिजवान बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे ग्लव मैन है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन मैं कहता हूँ, लेकिन वो वाइट बॉल क्रिकेट के लिमिटेड ओवर्स के हैं। सरफराज जो हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए आपको सरफराज की जरूरत थी, और आपने कल देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है उनकी वजह से, आज 354 अगस्त 364 रन हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली सरफराज भी आउट हो गया, बाबर आजम चले गए डगआउट में वापस, लेकिन एक अच्छी बात है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान यहाँ अगर 450 450 करने में कामयाब होगा। बल्कि कल अवैस जब मैच शुरू हुआ और हम इधर ही शो में बैठे हुए थे तो यही बात हो रही थी गुज़श्ता रोज भी मिर्जा इकबाल बेग से, तो वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज ही के दिन में पाकिस्तान की सारी टीम जो है वो आउट हो जाएगी, जिस तरह से हमारा आगाज हुआ था। देखिए आपको याद हो कि असल मसला ये कि अभी तक जो है ना ऑब्वियसली है, क्योंकि मेरे भी अगर देखूं तो पाकिस्तान जो 3-0 से हारा इंग्लैंड से, आपको पता है पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं इस वक्त हम टेस्ट चैंपियनशिप से, तो वो चीज़ बिल्कुल ऑब्वियसली कैरी कर रही है कि यार पाकिस्तान की बैटिंग कैसे परफॉर्म करी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान बैटिंग के अगर आप टेस्ट मैचेस के अंदर आप चाहे ये सीरीज हो इंग्लैंड वाली, उससे पिछले आप चले जाएं, जो तीसरी और चौथी इनिंग्स होती है उसमें हमेशा पाकिस्तान की टीम जो सी है वो कहीं ना कहीं फॉल्टर करती है। तीसरी चौथी इनिंग्स पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए अगर आप 400 450 भी करके न्यूजीलैंड को देते हैं, आपने मीर हमजा को यहाँ पर इंक्लूड किया कराची टेस्ट मैच में, उनसे बेहतरीन विकेट को कोई नहीं जानता क्योंकि सिंध की तरफ से वो खेलते भी हैं, और बहुत ज्यादा उन पर बात हो रही थी कि वो परफॉर्म भी करें, उनको वापस टीम में लाया जाए। अगर वो जल्दी ब्रेक थ्रू यहाँ लेते हैं पाकिस्तान को, अगर क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में थोड़ा डिफरेंस ये है कि इंग्लैंड आपको पता उन्होंने टोटली क्रिकेट का डायनामा ही चेंज कर दिया टेस्ट मैच का, वो एग्रेसिव थे। आपको याद हो जब टीम साउथी ने कैप्टन है न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी अब उम्मीद दुआ और ख्वाहिश यही है कि आज जो है पाकिस्तान दोबारा से अच्छा परफॉर्म करे, बल्कि इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करे, और जो इंग्लैंड के साथ हमने चीजें की थी, इंग्लैंड के साथ सीरीज में जो कुछ हमारे साथ हुआ था उनसे हम सीख लें और हम ये वाला टेस्ट जो है वो सीरीज जीत जाएं। अब वापस बढ़ूंगी सदीक साहब के जानिब से, तो अब बता रहे थे कि आपने बात एक और बात बताना चाह रहा था आपको कि ये जो बच्चे हम लेके गए तो उसमें सिंध की पहली पोजीशन आई। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी कि और ख़ासकर जो लोग हमारे साथ गए थे जो वहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो ये जो हमारी टीम गई है वो देख के खुद हैरान थे कि ये हर कैटेगरीज में हमारे पास बच्चे थे, खासकर आमिर साहब थे, आमिर सोहेल साहब थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्दीक साहब, अब एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, वो जो कराटे में आना चाहते हैं तो वो क्या करें? देखिए खासकर नॉर्मल बच्चे तो आराम से क्लब ज्वाइन कर लेते हैं ना, सही है, तो जितने भी फिजिकली एबल्ड जो स्पेशल बच्चे हैं ना, उनके लिए ताइक्वांडो में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे। अब ये कि आगे अभी हमारे जो क्लब के बच्चे हैं, वियतनाम में एक बच्चा खेल कर आया रिजर्व, और इसके अलावा एक पाकिस्तान आर्मी में उसको ज्वाइन जॉब मिल गई है, अरसलान को फिजिकली हैंडीकैप है और उसको मंथली फीस तनख्वाह मिल रही है। वेरी नाइस। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। मैं तो ये कहूँगा सबको जितने भी फिजिकली हैंडीकैप हैं या P20 के जो जहनी माजूर बच्चे हैं, तो वो उनको पेरेंट्स से मैं कहूँगा उसको ताइक्वांडो में ज्वाइन करवाएं, तो इसमें मैं आगे स्कोप है और उनके लिए आगे जा सकते हैं। और मैं खुद एज ए सिंध का जो प्रेसिडेंट हूँ पैरा का, तो कर्नल साहब ने मुझे पूरी सिंध के हवाले से कहा है, और इसमें सर नजम का बड़ा हाथ है जो मुझे इस बात की हमें खुशी है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों के लिए मजीद आप सिंध गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, तो सिंध की तरफ से आप कह रहे हैं कि सिंध में अच्छा सिंध में आप कर रहे हैं,
फर्स्ट पोजीशन आई है। और फिर ये बात तो आपने अच्छी हाईलाइट की है कि सिंध गवर्नमेंट को भी इसमें जरूर इनिशिएटिव लेना चाहिए। ओवरऑल सिंध के प्रेसिडेंट है, सुबह सिंध के प्रेसिडेंट, बट देयर इज नथिंग, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ये तो हम हमेशा, मुझे लगा कि शायद कुछ करने लगी तो हम, लेकिन किरण जाग सकती हम जरूर कहेंगे कि वो जरूर करे, बल्कि आप तो ये इट्स अ गुड पॉइंट। सिद्दीक साहब काम कर रहे हैं और आप, अगर हम इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो आप सोचे कितना अच्छा मजीद काम कर सकते हैं। आमिर भाई का बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने, उनके सेंटर ने पूरा सपोर्ट किया, खाना पीना, रिहाइश, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब आपका सारा। आपका भी विश यू ऑल द बेस्ट कि आगे आप और मजीद जब मैचेस खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप आगे बढ़ते हैं और सितारों से थोड़ी सी हेलो हाय कर लेते हैं। जब सितारों की बात आती है तो हमारे पैनल पे हमेशा हमारे साथ मौजूद होती हैं बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर, बहुत ही प्यारी सी उनसा शाह। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। गुड मॉर्निंग उनसा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं उनसा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी उनसा, तो आज बताइए आज क्या कहेंगे? कामरान आज कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे आज के बारे में भी। कामरान के सितारों से स्टार्ट करें। उनसा, आज कैप्रिकॉन से ही हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। आज का दिन कैप्रिकॉन्स का कैसा रहेगा? ये स्पेशली कामरान का। बिल्कुल कैप्रिकॉन के बारे में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के बारे में मैं थोड़ा सा अवाम को बताना चाहूंगी, जो लोग देख रहे हैं, कि आज मंगल का दिन है। मंगल का जो दिन होता है वो मार्च का दिन होता है। तो काफी सारे लोग पूछना चाहते हैं कि कौन सा सदका दिया जाए, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मंगल का दिन जो है, उनसा का प्लीज थोड़ा सुनने में आसानी हो जाएगी। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है उनसा। हेलो जी सही है आवाज, अब बोलिए। जी। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा सदका दिया जाए ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मंगल का दिन है और मार्स का दिन, प्लेनेट मार्स का दिन होता है। और मार्स का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, सुर्ख रंग होता है। तो रेड कलर की चीजों का आप आज सदका दे सकते हैं, जिसमें गोश्त हो गया, लाल रंग का कपड़ा हो गया, लाल रंग की दाल हो गई। कोई भी आप अपनी हैसियत के मुताबिक, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप अपनी हैसियत के मुताबिक गोश्त का सदका भी दे सकते हैं, लाल दाल भी दे सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा भी सदके के तौर पर दे सकते हैं, लाल मसूर की दाल भी आप दे सकते हैं। जी, ज़ोडिएक साइंस की तरफ आते हैं और कामरान जैसे कह रहे हैं कि आज का दिन जो है वो कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉन बुध जदी के लिए बड़े जबरदस्त एनर्जी नजर आ रही है, यानी कि पैसा ही पैसा आज कामरान कहाँ ट्रीट दे रहे हैं? बॉस से बात करें, मेरी सैलरी में इंक्रीज करें। इंशाल्लाह प्रमोशन के चांसेस हैं, बड़ी खुशखबरियां मिलती हुई नजर आ रही है। क्या बात आज है। खुशियों का दिन होगा इंशाल्लाह कैप्रिकॉन के लिए। हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है, फैमिली की तरफ से भी हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों के शादी वगैरह के मसले मसाइल थे कैप्रिकॉन के, वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो शादी की एनर्जी भी नजर आ रही है काफी, जो कैप्रिकॉन है अगर इंडिसाइसिव है, डबल माइंडेड है शादी से रिलेटेड, तो शादी अगर बिल्कुल सोच सकते हैं वो। अब मुझे नहीं पता कि कामरान सोचते हैं नहीं शादी हो चुकी है, बच्चा भी है मेरा। ममनू है, शादी के बारे में दोबारा सोचेंगे तो ये ममनू है इनके लिए। उनसे आगे बढ़ेंगे। और आपने जो कहा ना कि फैमिली लाइफ आपकी आज खुशियों से भरी हुई है, तो मेरी बेगम को अगर आपने इस तरह की बात की तो बीच में वो ये उलट हो जाएगा। उनसे हम आगे सितारों की बात करेंगे, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगी यहाँ पे आपसे कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है, मईशत का बहरान आया हुआ है, सुनने में आ रहा है कि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले नए साल के पहले हफ्ते में ही कुछ अहम फैसले होना जो है मुतवक्का है। और कहा यह भी जा रहा है कि इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा हुकूमत के ऊपर, PDM के ऊपर, कि उनको इलेक्शन की डेट देनी पड़ जाएगी, जैसे कि खान साहब कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है आगे खरीदने के लिए, हमारे रेमिटेंसेस खत्म हो चुके हैं। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? जी देखिए, अभी इकोनॉमी की तो सिचुएशन मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। महंगाई में इजाफा ही दिन ब दिन नजर आ रहा है। वैसे भी जो अगला साल जो है वो पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो महंगाई का एक सैलाब लेता हुआ आ रहा है। और डॉलर भी बढ़ेगा, इसमें पाकिस्तान की जो पैसे की कीमत भी मुझे कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, माशी और सियासी दोनों तौर पर। बहुत शुक्रिया उनसा शाह आपके वक्त का। नाते हैं कि हमारा आज का शो आपको पसंद आया होगा और पाकिस्तान के लिए दुआ के साथ के पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया पे अल्लाह ताला रहम करे। मुझे मोहम्मद कामरान और वर्दा को दीजिएगा इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है।
इमरान खान हूँ। आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।